नमस्कार। चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। आपको बता दें आज क्या कुछ रहेंगी चार बड़ी खबरें। आपको बता दें कि सबसे पहले बजट सत्र की हम बात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगी, ये पहली बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर होगी जाटलैंड साधने आज चुनावी मैदान में उतरेंगे पीएम मोदी, करेंगे वर्चुअल रैली का आगाज, किसान आंदोलन के नुकसान की होगी भरपाई। तीसरी बड़ी खबर होगी मध्य प्रदेश में स्कूल खुलने पर सस्पेंस बरकरार, आज होगा फैसला, शिवराज सरकार ने ली विशेषज्ञों की राय। और चौथी बड़ी खबर रहेगी एमपी में बच्चों को आज से लगेगा वैक्सीन का दूसरा डोज। 3 जनवरी से शुरू हुआ था वैक्सीनेशन महाअभियान। 15 से 18 साल के बच्चों को लगाया जा रहा है टीका। तो चलिए शुरुआत करते हैं विस्तार से बड़ी खबरों का सिलसिला। बजट सत्र का आगाज आज से 2021 से 2022 बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगी, लेकिन इससे पहले साल का यह पहला सत्र है, इसलिए शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। कल यानी मंगलवार को बजट पेश होगा। वहीं निर्मला सीतारमण की पोटली में इस बार क्या खास होगा, इसको लेकर भी बड़ी जिज्ञासा है। किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद है। वहीं इस सत्र से ठीक पहले जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की भारत में खरीद पर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने सियासी पारा गरमा दिया है। विपक्ष के तेवर तीखे हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो संसद से सड़क तक इस मुद्दे पर केंद्र को घेरेगी और जवाबदेही तय करने की मांग करेगी। पेगासस के अलावा किसानों का मुद्दा, महंगाई, एयर इंडिया सहित सरकारी उपक्रमों की बिक्री और कथित चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर भी विपक्ष हमलावर रहेगा। इससे बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश करेंगी। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो सांसद है उसको कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर कल से कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू होगी और कल बजट पेश होगा। तो ये देखना होगा कि जो इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट पेश की जाता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, क्या कुछ उसमें खास बातें होगी और इस बार जो बजट है उसमें क्या कुछ खास होगा जनता के लिए। और क्योंकि जिस तरह से 2 साल से लगातार कोरोना के कारण देश के लोग, देश की जनता काफी परेशान है, बिजनेस को लेकर तमाम फील्ड में इसका असर पड़ा है। तो कैसे अभी जो तीसरी लहर चल रही है, हालांकि तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह उस तरह से घातक नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही कि तीसरी लहर के बाद जनजीवन सामान्य हो जाएगा। उसके बाद से जो लोगों की जिंदगी है वो फिर से वैसे ही पटरी पर लौटेगी, वैसे ही पटरी पर चलेगी जिस तरह से 2 साल पहले हुआ करती थी। तो ये जो बजट सत्र है ये बहुत अहम है। इसमें क्या कुछ है, इन बातों का ध्यान रखा जाएगा कि जिस तरह से हमारे देश की जो इकोनॉमी की रफ्तार है वो बेहतर हो। जो समस्याएं हैं हर क्षेत्र में, खासकर युवाओं के रोजगार के लिए, क्योंकि कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार छिन गए हैं, तो कैसे उनको सुविधाएं दी जाएंगी, कैसे रोजगार को और बढ़ाया जाएगा। और व्यापार में जो समस्याएं रही हैं कोरोना काल के कारण, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, कैसे इसको साधने की कोशिश की जाएगी। और इस बजट में उन तमाम मुद्दों को शामिल किया जाएगा, बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से। ये बजट अब देखना होगा कि जब ये बजट पेश होगा उसके बाद विपक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से इसमें क्या कुछ रिएक्शन होता है, सरकार क्या कुछ खास इस बजट में जनता को देती है, देश की जनता को, और कितना उससे आने वाले दिनों में फायदा होगा। अगली दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। यूपी के चुनावी संग्राम में एड़ी चोटी का जोर लगा रही भाजपा अब अपने ब्रह्मास्त्र को मैदान में उतारने जा रही है। बीजेपी अपने सबसे बड़े ब्रांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतारकर जाटलैंड को साधने की तैयारी में है। पीएम मोदी 31 जनवरी यानी आज पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली वर्चुअल होगी। बता दें कि यूपी संग्राम को फतेह करने अपने तुरुप के इक्के खोल रही बीजेपी चुनावी रणनीति पर आगे बढ़ने पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए दिल्ली के दिग्गज यूपी में डेरा भी डाले हुए हैं। 5 चुनावी राज्यों में बीजेपी का फोकस उत्तर प्रदेश पर ज्यादा है। बीजेपी को किसान आंदोलन और ओबीसी के बड़े नेताओं के पलायन के खामियाजे का डर सता रहा है, इसलिए बाकी राज्यों को छोड़कर
भारतीय जनता पार्टी यूपी फतेह करने एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पश्चिमी यूपी को साधने मैदान में उतरेंगे। दरअसल किसान आंदोलन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने के कारण बीजेपी को यहां हार का डर सता रहा है। तो वहीं सपा आरएलडी गठबंधन भी वेस्टर्न यूपी से सरकार को सीधे चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में यहां का मुकाबला और दिलचस्प होता जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं यूपी एडिटर अखिल सिद्दीकी से। अखिल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली है, जाटलैंड को साधने की कोशिश की जाएगी, तो क्या कुछ खास प्रधानमंत्री की तरफ से जिक्र हो सकता है? उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरह की घोषणाएं की जा सकती हैं, किस तरह की बातें कही जा सकती हैं? भगीरथ, देखिए, ये प्रधानमंत्री की पहली वर्चुअल रैली हो रही है और जन चौपाल भी संबोधित करेंगे। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पे अगर देखा जाए तो हाईटेक स्टूडियो भी बनाया गया है और बीजेपी रैली से 27 लाख लोग जुड़ेंगे। पश्चिमी यूपी की बात करें तो तकरीबन 1:30 बजे वर्चुअल संवाद का ये शुरुआत होगी और इसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, ये जो जिले सहारनपुर, नोएडा, इनके जो मतदाता है वो वहां पर जुड़ेंगे और इनसे सीधा संवाद करेंगे। हालांकि देखिए, पश्चिमी यूपी के 21 विधानसभाओं के 98 जो मंडलों की जो रैली है वो इस कार्यक्रम में सीधे संवाद करेगा। कार्यक्रम में सीधे 49,000 लोग तो इसमें भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा, दिनेश शर्मा लखनऊ में इससे सीधे जुड़ेंगे। हालांकि देखिए, पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक जो है, गुज्जर वोट बैंक है, किसान जो वोट बैंक है, उनको साधने की कोशिश करेगा। हालांकि बहुत ज्यादा पश्चिमी यूपी में विरोध अगर देखने को मिला तो किसान का मिला है और जाट का मिला। हालांकि देखिए, अखिलेश यादव ने आरएलडी से गठबंधन करके कहीं ना कहीं वहां फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे रही। बीजेपी हर एक चीज में ताबड़तोड़ अपनी देखा जाए वहां पर डोर टू कन्विंस कर रही है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह को प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, राधा मोहन, सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बड़े बड़े जो चेहरे हैं, अनुराग ठाकुर, ये तमाम लोग वहां लगाए गए हैं। हालांकि पश्चिमी यूपी में सबको पता है बीजेपी अगर वहां पर सीटें लाने में कमजोर रही तो कहीं ना कहीं फिर आगे अवध और पूर्वांचल में भी दिक्कत होगी। तो ऐसे में पूरी तरीके से ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी यूपी में लगाई है। हालांकि देखिए, आज वो दिल्ली एनसीआर से सटे, चाहे वो शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, सहारनपुर हो, नोएडा हो, दिल्ली एनसीआर का जो है मेरठ हो, ये तमाम जो क्षेत्र है उनके जो विधानसभा है उसे साधने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे। अब देखने वाली बात होगी प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कुछ खास जाट वोट बैंक के लिए या किसान वोट बैंक के लिए क्या कुछ खास बातें करते हैं, क्योंकि पहली रैली है वर्चुअल और पहली रैली में कहीं ना कहीं फर्क भी पड़ता है। तो ऐसे में उस बयान के बाद क्या कुछ वहां पर चर्चा का विषय पश्चिमी यूपी में होता है, उसका कितना लाभ मिलेगा, ये चुनाव का नतीजा तय करेगा। लेकिन आज पूरा फोकस प्रधानमंत्री का तमाम बातों को लेकर आज बागपत को संबोधित करेंगे और उन सभी वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश भी करेंगे। जी अखिल, अगर हम बात करें कृषि कानून को लेकर, जिस तरह से कृषि कानून केंद्र सरकार ने लागू किया था, उसके बाद पूरे देश में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, तो जो जाटलैंड एरिया है यहाँ पर भी इस आंदोलन का खासा प्रभाव रहा है और कहीं ना कहीं इसी कारण सरकार को कृषि बिल वापस लेना पड़ा। तो जो आप स्थिति में क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं, जब कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था और जब कृषि कानून वापस ले लिया केंद्र सरकार ने, उसके बाद क्या स्थिति में बदलाव दिखाई दिया आपको? और जो नाराजगी सामने आ रही थी किसानों को लेकर, क्या कृषि कानून बिल को वापस लेने के बाद वो नाराजगी यहां पर कम होती हुई दिखाई दे रही है या कम हो चुकी है और उसका खामियाजा यहां पर नहीं भुगतना पड़ेगा? और जिस तरह से हम बात करें पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से अच्छी खासी सीट बीजेपी को मिली थी, क्या इस बार भी वो सीट बरकरार रखकर कुछ सीटें और बढ़ा सकती बीजेपी? देखिए, उसी सीट को पाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। हालांकि कृषि कानून को वापस लेने के बाद किसानों में कहीं ना कहीं उस बात को लेकर खुशी रही कि हमारा धरना प्रदर्शन जो है वो कामयाब रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा बीजेपी के पक्ष में नहीं दिखा, क्योंकि बीजेपी से नाराज है और तकरीबन 1 साल से ज्यादा देखा जाए तो वहां पर प्रदर्शन चले हैं। ऐसे में बहुत से ज्यादा किसानों की मौत हुई है, तो वो घर कहीं ना कहीं उस बीजेपी वोट बैंक से कटा हुआ है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं नाराजगी तो उन किसान परिवार, किसान के रिश्तेदार, किसान लॉबी में वो नाराजगी आज भी देखने को मिल रही। राकेश टिकैत को देखिए, कोई भी कार्यक्रम में वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज अभी भी होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संगठन है किसानों का वो नाराज चल रहा है। अब ऐसे में प्रधानमंत्री आज जो वर्चुअल रैली करेंगे उसमें कहीं ना कहीं कृषि कानून को जो वापस लिया
उसका भी जिक्र करेंगे। जो किसान की मौत हुई, धरना प्रदर्शन को लेकर हुआ, उसके बाद जिक्र करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं चलाई है जिसका लाभ सीधे किसानों को हुआ है। अब उस लाभ से क्या कुछ फायदा हो सकता है इस चुनाव में, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि देश का जो नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश ही तय करता है, पश्चिमी यूपी तय करता है। पश्चिमी यूपी ने देश के प्रधानमंत्री भी दिए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान देश के प्रधानमंत्रियों में रहा है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश से बनारस से आते हैं, तो पूरा ख्याल केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश का किसानों को रखा बाद में। लेकिन अब किसान भी ये तय करेंगे कि वो नाराज है कि नहीं, इसका जो रिजल्ट है वो मतदान देकर ही करेंगे, तो वो नतीजा तय करेगा। उसमें भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही, लेकिन इसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी आरएलडी से मिलकर उठा रही है। अब ऐसे में बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता बिल्कुल, और यही वजह है कि बीजेपी को लगा कि अगर कृषि कानून अगर वापस बैक नहीं करेंगे तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये वजह है कि कृषि कानून बीजेपी ने वापस लिया। अच्छा, ये भी हम आपसे पूछना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यूपी के चुनाव में पहली वर्चुअल रैली है, तो इसको लेकर क्या कुछ खासा इंतजाम किए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े? इसके लिए क्या कुछ वहां पर बीजेपी की कार्यकर्ताओं की तरफ से, प्रदेश बीजेपी की तरफ से क्या कुछ इसके लिए इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी यूपी के 21 विधानसभा और 98 मंडलों की रैली ये है। और कार्यक्रम में सीधे तौर पर 49,000 लोग सम्मिलित होंगे जो पश्चिमी यूपी में है। मुख्यमंत्री आगरा पे दौरे पे है, वहां पर वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किए जाएंगे, जो सीधे मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम लखनऊ से जुड़ेंगे। अगर बीजेपी के दफ्तर की बात करें तो बीजेपी दफ्तर में भी एक अलग से एक स्टूडियो बनाया गया है, जिसमें जो प्रधानमंत्री जो संबोधित करेंगे उसका सीधा प्रसारण यहाँ मुख्यालय पे भी होगा। हालांकि वर्चुअल रैली जो चौपाल है उसमें डिजिटल रैली में जो अगर देखा जाए तो अगर पूरे प्रदेश भर की जुड़ने की बात करें तो तकरीबन 27 लाख लोग इस ऐप के जरिए जुड़ेंगे, जिसे सीधे प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन सकते हैं। हालांकि देखिए, इस रैली को लेकर आईटी सेल जो बीजेपी का है वो कम्युनिकेटर बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे इसका वायरल भी कर रही है और लिंक को भी फॉरवर्ड करने की जिम्मेदारी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, विधायकों, पूर्व विधायकों, सांसद, पूर्व सांसद को, तमाम जो पार्टी के नेता है वो नेतृत्व कर रहे हैं। वो एक ग्रुप अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग ब्लॉक में और अलग अलग मोहल्ले इलाकों में वो ग्रुप बना के उस लिंक को भी फॉरवर्ड करेंगे, जिससे वो सीधे जो बिल्कुल अखिल, तो ग्रुप बनाकर जितने ज्यादा हो सके लोगों को इसमें शामिल किया जाए। इस वर्चुअल रैली में प्रदेश बीजेपी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से खास इसकी तैयारी की गई है। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली वर्चुअल रैली है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस रैली में जोड़ने की कोशिश की जाएगी वर्चुअली माध्यम से। आगे बढ़ते और अगली तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्तार से। एमपी में स्कूल खुलने पर फैसला आज होगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है, तो वहीं पाबंदियों से छुटकारे की उम्मीद भी बढ़ रही है। साथ ही स्कूल फिर से खुलने और ऑफलाइन पढ़ाई शुरू होने की भी उम्मीदें जग रही हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 15 जनवरी से स्कूल बंद है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 जनवरी यानी आज तक के लिए स्कूल बंद कर दिए थे, लेकिन इसके बाद कल से स्कूल खुलेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। इससे पहले सीएम शिवराज ने संकेत दिए थे कि स्कूल खुल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर का पीक धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऐसे में स्कूल खुलने के चांस बढ़ रहे हैं। लेकिन बात की जाए शिक्षा विभाग की तो शिक्षा मंत्री स्कूल खोलने की संभावना कम बता रहे हैं। इस लिहाज से आज का दिन बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास। विवेक, 31 जनवरी तक जो एक समय थी कि 31 जनवरी तक मध्य प्रदेश में स्कूल बंद रहेंगे, आज 31 जनवरी है और आज ये फैसला हो सकता है कि स्कूल कंटिन्यू बंद होंगे या फिर खुलेंगे। बिल्कुल भागीरथ, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था जिसमें आज की तारीख यानी 31 जनवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश थे। अब देखने वाली बात है कि जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, मगर बात की जाए पॉजिटिव दर की
तो कहीं ना कहीं बीते कुछ दिनों में जो पॉजिटिव दर है उसमें गिरावट तो देखने को मिली है। मगर बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो करीब 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट के जो सदस्य हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी, तमाम विषयों में चर्चा की गई थी। मगर बात की जाए स्कूल शिक्षा विभाग की और खासतौर पे स्कूल खोलने को लेकर अभी किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे में भी है, तो इससे यह साफ हो गया है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट की जो ऑनलाइन जो बैठक होती है वो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं लेंगे, क्योंकि उनका जो कार्यक्रम जो आया है, पहले वे गोवा जा रहे थे मगर गोवा जो उनका कार्यक्रम है वो रद्द करने के बाद अब वो दिल्ली जा रहे हैं। मगर बात की जाए स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार की, तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में कोरोना के जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और बीते कुछ दिनों की बात की जाए तो गिरावट तो देखने को मिली है, मगर इस गिरावट से जो बच्चों की जो सुरक्षा है उसके साथ कोई जोखिम नहीं ले सकती सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग। तो संभावना अब ऐसी लग रही है कि आगे भी जो स्कूल हैं फरवरी के महीने में, यानी बात की जाए फरवरी की, तो फरवरी के महीने में भी स्कूल बंद रह सकते हैं, ऐसी संभावना दिख रही है भागीरथ। विवेक, अभिभावकों की बात करें, अभिभावकों की तरफ से क्या किसी तरह से कोई डिमांड की गई है स्कूल खोलने की या फिर स्कूल नहीं खोलने की किसी तरह से प्रशासन से? क्योंकि देखिए अभिभावकों को ज्यादा चिंता होती है। इसके पहले में मुख्यमंत्री ने जब स्कूल खोलने की बात कही थी उस वक्त ये कहा था कि जो अभिभावक चाहे वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं और जो नहीं चाहे वो नहीं भेज सकते, लेकिन अभिभावकों की मर्जी के बाद ही बच्चे को स्कूल में बुलाया जाएगा। तो क्या यहाँ पर अभिभावकों की तरफ से बात करें, क्या वो चाहते हैं कि अभी इस वक्त की स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं कि स्कूल खुले? बिल्कुल, क्योंकि अभी की परिस्थिति की बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो अभी की जिस प्रकार से परिस्थिति है उसमें लगातार जो केस है कोरोना के वो बढ़ रहे हैं। और बात की जाए मध्य प्रदेश के स्कूल की, तो कई ऐसे जो बच्चे हैं जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और जो टीचर हैं उनको भी कहीं ना कहीं कोरोना हो चुका है। तो अब देखने वाली बात है कि जो अभिभावक हैं वो कहीं ना कहीं घर में बैठ के विचार कर रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मगर बात की जाए स्कूल शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा मंत्री की, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है और वो भी चिंता कर रहे हैं कि जो बच्चों की पढ़ाई है वो लगातार खराब हो रही है। जो बच्चे हैं उनको पूरा सिलेबस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम की बात करें भागीरथ, तो केवल जो शहरी क्षेत्र है केवल उनमें ही ऑनलाइन जो क्लासें हैं वो सही रूप से देखने को मिल रही है। बाकी ग्रामीण इलाकों की बात की जाए और गरीब परिवार के बच्चों की बात की जाए तो आधुनिक तरीका नहीं होने के कारण उनको ऑनलाइन क्लास का जो फायदा है वो नहीं मिल पा रहा है। मगर बात की जाए कोरोना संक्रमण की, तो जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसी संभावना जताई जा रही कि जो फरवरी का जो महीना है उसमें भी जो स्कूल है वो शायद तक नहीं खुल सकेंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। मगर बात की जाए 10वीं और 12वीं के बोर्ड क्लास की, तो जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं तो जो तारीख है वो भी आगे बढ़ाई जा सकती है। मगर बात की जाए बड़े बच्चों के कोर्स की, क्योंकि लगातार 10वीं के और 11वीं के और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं उनके जो कोर्स हैं वो नहीं हो पा रहे, तो हो सकता है कोई ना कोई विकल्प स्कूल शिक्षा विभाग ऐसा निकाल ले जिससे जो बड़े बच्चे हैं वो स्कूल आए 50% क्षमता के साथ और अपनी जो कोर्स है वो पूरा कर सकते हैं। मगर आज अंतिम दिन है, आज का ही आदेश है स्कूल शिक्षा विभाग का स्कूल बंद को लेकर। अब देखने वाली बात है कि स्कूल शिक्षा विभाग इसमें क्या बड़ा फैसला लेता है आज की बड़ी बैठक में। जी बिल्कुल विवेक, तो क्या फैसला लेता है कि क्योंकि आज आखिरी दिन है, 31 जनवरी तक स्कूल बंद थे, अब कल स्कूल खुलेंगे या जो बंद है वो कंटिन्यू रहेगा? हालांकि जिस तरह से स्थिति को देखते हुए लगता नहीं है कि सरकार इस तरह कोई फैसला लेगी अब स्कूल खोलने को लेकर, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या कुछ फैसला लेगा शिक्षा विभाग। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर में भी हम आपसे सीधे चर्चा करेंगे। चौथी बड़ी खबर आप आपको बताते हैं, एमपी में 15 से 18 साल तक के बच्चों को आज से वैक्सीन का दूसरा डोज लगने जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 3 जनवरी से 15 से 17 साल तक के किशोरों का टीकाकरण शुरू किया गया था। इन्हें कोवैक्सीन का ही पहला डोज लगाया गया। इसी वैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन बाद यानी आज से लगना शुरू होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फिर से सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विवेक राणा के पास। विवेक, वाकई खुशी की बात है क्योंकि
हर अभिभावक चाह रहे थे कि उनके बच्चों का भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो और 28 दिन पहले यह अभियान शुरू हो चुका था और आज दूसरा डोज भी लगना शुरू हो जाएगा। क्या कुछ खास तैयारी प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल बच्चों की बात की जाए तो जिस प्रकार से बच्चों के वैक्सीनेशन का जो अभियान प्रदेश सरकार ने शुरू किया था, तो एक लक्ष्य रखा था कि मध्य प्रदेश में करीब 35 लाख बच्चों को पहला जो डोज है वो प्राथमिकता से जनवरी के महीने में लगाएं, और जो लक्ष्य रखा था प्रदेश सरकार ने वो पूरी तरह पूरा हो चुका है। मगर सेकेंड डोज की बात की जाए तो आज से फिर प्रदेश सरकार ने जो बच्चों का जो सेकेंड डोज है वो शुरू कर दिया है। मगर पहले की बात की जाए तो पहले जिस प्रकार से पहले डोज में जो गति देखने को मिल रही थी, क्योंकि उसका एकमात्र कारण था क्योंकि मध्य प्रदेश में जो स्कूल थे वो भी खुले हुए थे और जो स्कूल है उसके ही कैंपस में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे और बच्चे वहां आके वैक्सीन लगा रहे थे। मगर बच्चों का स्कूल बंद है तो संभावना ऐसी दिख रही है कि जो सेकेंड डोज कि जो अभियान है वैक्सीन का बच्चों का, वो कहीं ना कहीं स्कूल बंद रहने के कारण प्रभावित हो सकता है। क्योंकि बच्चों की बात की जाए तो लगातार जो स्कूल खुले हुए थे तो बच्चे स्कूल में ही आके वैक्सीनेशन सेंटर वहीं बनाया गया था तो वैक्सीन लगा रहे थे और मध्य प्रदेश ने एक टारगेट भी पूरा किया था पहले डोज को लेके। मगर सेकेंड डोज की आज से शुरुआत की जा रही है और बात की जाए प्रदेश सरकार की तो प्रदेश सरकार द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं, हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। जिन बच्चों को पहला डोज लग चुका है वह अपना आधार कार्ड परिचय पत्र के माध्यम से सीधे ही रजिस्ट्रेशन करके जो दूसरा डोज है वो लगा सकते हैं। तो अब देखने वाली बात है कि प्रदेश सरकार ने जो सेकेंड डोज को लेकर भी एक फिर से की अभियान शुरू किया है और जो अभियान जो अभी आज से शुरू हुआ है उसमें प्रदेश सरकार को कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है भागीरथ, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्कूल बंद हैं और बच्चों को वैक्सीन लगाना तो दोनों ही चीजों में बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है और एक बहुत बड़ी चुनौती है। मगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो लगातार मुख्यमंत्री लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं कि जो पहला डोज और सेकेंड डोज है और जो तीसरा डोज बूस्टर डोज जो शुरू किया गया सभी व्यक्ति लगाएं। और बच्चों की बात की जाए तो बच्चों से भी मुख्यमंत्री ने पहले भी अपील की थी कि लोगों को जागरूक करें और जो पहला डोज और सेकेंड डोज वो भी लगाएं और जो लोग वैक्सीन नहीं लगाए हैं उनको कहीं ना कहीं जागरूक करके वैक्सीनेशन सेंटर तक ले जाएं और वैक्सीन जरूर लगाएं। तो अब देखने वाली बात है कि जो ये मुहिम है कोरोना संक्रमण की, अब वो आम लोगों की भी मुहिम बन गई। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को सतर्क होना पड़ेगा और खुद ही सुरक्षित रहना पड़ेगा। जी विवेक, जैसे पिछले बार स्कूलों में ही वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए थे और बच्चों को स्कूलों में ही वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अभी स्कूल बंद हैं तो बच्चे घर में होंगे। क्या इस तरह के कोई इंतजाम किए गए कि जिनको पहली डोज लग चुकी है उनसे संपर्क करके जो टीम है वो उन्हीं के घर जाए और उनके घर जाके उनको सेकंड डोज दे? क्या इस तरह की कोई तैयारी प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है? बिल्कुल भागीरथ, क्योंकि बात की जाए स्कूल की तो स्कूल अभी बंद हैं और जो बच्चे हैं जो छोटे वो अभी सभी अपने घर पे हैं। तो एक मोबाइल वैन शुरू की है प्रदेश सरकार ने, जो अलग अलग जिलों में ग्रामीण इलाकों में जो चल रही है मोबाइल वैन, उसका एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। जिसमें बात की जाए ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता है, जो एएनएम है, उनको कहीं ना कहीं ये जवाबदारी दी गई है जिन बच्चों को पहला डोज लग चुका है वो सेकेंड डोज भी मोबाइल वैन में जो टोल फ्री नंबर है उसमें कॉल करके वैन बुलाएं और वैन के माध्यम से सेकेंड डोज भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों की बात की जाए तो शहरी क्षेत्रों में जो मोबाइल वैन है वो सभी जो अलग अलग कॉलोनियां हैं, जो अलग अलग वार्ड बने हैं, वो वार्डों में भ्रमण करेगी और जिन बच्चों को पहला डोज लगा है तो उसको दूसरा डोज लगाने के लिए भी मोबाइल वैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात की जाए वैक्सीनेशन सेंटर की तो प्रदेश सरकार ने जो वैक्सीनेशन सेंटर जो बनाए थे वो यथावत रखे हुए हैं, तो जो बच्चे हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर में भी जाके जो दूसरा डोज है वो लगा सकते हैं। बिल्कुल विवेक, तो शासन ने पूरी तरह से तैयारी की है, इसलिए स्वदेश न्यूज भी सभी अभिभावकों से विनती करता है कि जिनके बच्चों को फर्स्ट डोज लग चुका है वो तुरंत ही जाए और सेकंड डोज लगवाएं। और अपील करता है कि लेकिन उसके बाद भी ख्याल रखें क्योंकि अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो भी दिशा निर्देश है कोरोना गाइडलाइन का उसको फॉलो जरूर करें। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।